बाढ़ का कहर। रात का समय था। बिरजू और हीरा किसी काम से नदियापुर गांव जा रहे थे। बिरजू, हीरा, अरे चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। गर्मी भी लग रही है, चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। हीरा, अरे यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। बिरजू, अरे नदियापुर गांव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। बिरजू की बात सुनकर हीरा ने ना चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। हीरा, बिरजू भैया, तुमने कुछ सुना? यहाँ जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? बिरजू, आवाज तो मेरे कानों में भी आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू और हीरा आसपास नजर दौड़ाने लगे। तभी उन दोनों की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वे दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। हीरा, बिरजू भैया, यह बच्चा तो यहाँ अकेला है, यहाँ तो आसपास कोई मौजूद नहीं। बिरजू उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और भय के साए लहराने लगे। बिरजू, यहाँ से भाग। हीरा, हीरा, अरे क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीते के जैसा कैसे हो गया? बिरजू, हीरा, गौर से देख, ये बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि कागज का बना मासूम पड़ता है। बिरजू के कहने पर हीरा उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा। हीरा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिरजू भैया, यहाँ से भागो। वे दोनों डरते हुए वहां से भाग गए। उसी नदियापुर गांव में झुमकी नाम की एक सुंदर स्त्री अपनी 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति बसंत के साथ रहती थी। झुमकी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमकी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। झुमकी, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बसंत, काफी दिनों से मुखिया जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दिख नहीं रहे हैं। झुमकी, उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है। अगर आप वहाँ हमें समय पर पैसे नहीं दे सकते तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फायदा? मुखिया, क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? बसंत, मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी, मेरे घर का राशन खत्म होने को है। मत भूलिए, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया, तो मैं क्या करूं? तूने अपनी बच्ची क्या मुझसे पूछकर पैदा की थी क्या? बसंत, मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। आदमी, तुमने नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मुखिया, अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसका लात घूंसा से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने के काबिल नहीं रहता। मुखिया, तो फिर मैं ही नेक काम में देरी क्यों करूं? इतना कहकर मुखिया बसंत को बुरी तरह पीटने लगा और धक्के देकर बाहर निकाल दी। मुखिया, जा नहीं देता तेरे पैसे, जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी झुमकी को बताने लगा। झुमकी, चिंता क्यों करते हो जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। बसंत, तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है, आज तो मेरे पास चमकी के दूध के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? झुमकी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ, आप बस ऐसे उदास मत बैठिए, और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमकी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमकी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर आई। अनीता, आओ झुमकी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में मैं वैसे भी तुम्हारे घर आने वाली। झुमकी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनीता, हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? झुमकी, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा है, बोल रहे थे कि बाजार में काफ़ी मंदी चल रही। अनीता, ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल है। झुमकी, इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमकी के हाथ में पकड़ा दिए। झुमकी, मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। अनीता, अरे जब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? झुमकी, मैं कुछ समझी नहीं। अनीता, देख झुमकी, आजकल का ज़माना बदल गया है,
मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। झुमकी, तुम सही बोल रही हो अनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता, मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। अनीता, तुम उसकी चिंता मत करो झुमकी, मैं कागज के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह मैं बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना, एक से बढ़। झुमकी को अनीता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमकी अनीता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में झुमकी कागज के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अनीता, अरे वाह झुमकी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। झुमकी, नहीं अनीता, तुमसे अच्छे तो मैं कभी नहीं बना सकती, आखिर तुम मेरी गुरु ठहरी। अनीता, ठीक है झुमकी, तुम पहले इम्तिहान में पास हो गई, बल्कि यूँ कहो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हो। अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा होनी है। झुमकी, अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? अनीता, कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बनाकर बेचोगी, देखते हैं किसके खिलौने ज़्यादा बिकते हैं। अगले दिन झुमकी अनीता के साथ दूसरा ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचने के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में झुमकी के सारे खिलौने बिक गए। अनीता, अरे वाह झुमकी, मेरे ठेले में तो कुछ थोड़े खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए। झुमकी, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अनीता, अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ईश्वर हर किसी को अपना अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद अनीता और झुमकी रोज सुबह बाजार में कागज के खिलौने बेचने जाती। शाम तक झुमकी के सारे खिलौने बिक जाते। झुमकी के दिन अब बदलने लगे थे। एक दिन बसंत झुमकी से बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। झुमकी, ऐसी बातें क्यों करते हो जी? अगर हर दुख में पति पत्नी का साथ देता है तो क्या पत्नी उसके दुख में उसका साथ नहीं दे सकती? बसंत, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। झुमकी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी, अब हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हैं। झुमकी की बात सुनकर बसंत मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। एक दिन की बात है, झुमकी और अनीता बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेच रही थी कि तभी मुखिया कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गया। मुखिया, कैसी हो झुमकी, देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। झुमकी, सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया, बात यह है झुमकी कि हमारा गांव दो नदियों के बीच में है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। झुमकी, इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा। मुखिया, इसलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। झुमकी, तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूँ। झुमकी ने उस दिन की सारी कमाई मुखिया की गुल्लक में डाल दी और साथ ही उसकी दोस्त अनीता ने भी। मुखिया, झुमकी, मैं सारे गांव वालों के लिए शहर से अच्छे कम्बल और बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आऊँगा। झुमकी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुखिया जी, वैसे भी तुम मेरे पति के 6 महीने की तनख्वाह रोके बैठे हो, देखते हैं गांव वालों की कितनी मदद करते हो। मुखिया, अरे तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पे लगाए बैठी हो, मगर वह मुझसे आकर बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगा, मगर झुमकी ने देखा कि मुखिया शहर से कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन की बात है, मुखिया अपने मुनीम प्रेमचंद से बातें कर रहा था। झुमकी अपने पति बसंत के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर झुमकी बोली, झुमकी, मुखिया जी 1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, यह बोलकर कि हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है, मगर मुझे तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। झुमकी की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह तिलमिलाकर रह गया। मुखिया,
तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम 10-20 लाख रुपए चंदे में दिया हो। अरे 150 रुपए चंदे में डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो बसंत? मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने कोई अधिकार नहीं है। मुखिया, मुंह बंद रख बसंत। पिछली बार की मार भूल गया क्या? गांव में तेरी पत्नी के अलावा ना जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है। उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा वरना तेरा फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। मुनीम, देख रहे हो मुनीम जी, इस बसंत की पत्नी के कागज के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे। यह तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगा। मुखिया, सही कहा आपने। जब तक आप इन दोनों पति पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवाते, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। मुनीम, वैसे क्या वास्तव में हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है? मुखिया, अरे कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आने वाली। ये न्यूज़ वाले तो वैसे भी हर साल यही खबर चला देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, गांव डूबने वाला है, और मैं इसी खबर का फायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद मुखिया ने झुमकी और उसके पति बसंत के खिलाफ गांव में कान भरने शुरू कर दिए। गांव वाले मुखिया की बातों में आकर झुमकी और बसंत को अपना दुश्मन समझने लगे। झुमरी से उन सबने झुमरी के कागज के खिलौने खरीदने बंद कर दिए। थक हार कर बसंत और झुमकी अपने घर पर ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। झुमरी एक जंगल में बैठकर आंसू बहाती हुई बोली, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। बसंत, दिल छोटा मत करो झुमरी, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। झुमरी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बोतल में सिर्फ चमकी का आधा गिलास दूध बचा है। झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे सुंदर सा बच्चा रो रहा है। झुमरी, ये किसका बच्चा है? बसंत, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये बहुत भूखा लगता है। झुमरी, मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चमकी भूखी रह जाएगी। बसंत, चिंता मत करो झुमकी, यह बच्चा कई दिनों से भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चे ने दूध पिया ही था कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसका आकार बड़ा होने लगा और वह एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तन हो गया। झुमरी, कौन हो तुम? नवयुवक, मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधी आधी दूध की बोतल थी और तुमने अपने बच्चे को ना पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही ही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया। झुमरी, हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। बसंत, तुम सही कहती हो झुमरी, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी मुखिया ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कान भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। झुमरी और बसंत दोबारा अपने गांव वापस आ गए। झुमरी ने अगले ही दिन की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई और उसमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसके कागज की सुंदर बड़ी नाव बहुत बड़ी हो गई और एक विशाल नाव में परिवर्तन हो गई। झुमरी अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। बसंत, अरे झुमरी, यह तो लग ही नहीं रही कि ये कागज की न है। इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रही हैं। झुमरी, उसने सही कहा था, उसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियां आ गई। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव में हाहाकार मच गया और झुमरी नाव बाढ़ में तैराने लगी। झुमरी ने देखा कि उसके दोस्त अनीता पानी में डूब रही थी। झुमरी ने तुरंत नाव को वहां जाने का आदेश दिया। झुमरी, अनीता, कागज की नाव के ऊपर आ जाओ। अनीता, एक ऐसा चमत्कार है झुमरी,
वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अनीता अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई। उसने गांव के सभी लोगों को झुमरी की नाव में चढ़ा लिया, सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर। मुखिया दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी नाव में ले लो। झुमरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बसंत, मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है, आओ अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया और झुमरी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया और उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। झुमकी, मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। तभी अनीता झुमरी के से बोली, झुमरी, बाढ़ बहुत ज़्यादा भयंकर है, हमारे गांव के अलावा और भी गांव इसकी चपेट में आ गए होंगे, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। झुमरी को अनीता की बात पसंद आ गई। झुमरी अपने जादुई नाव को लेकर दूसरे गांव में गई और लोगों की मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब झुमरी ने अपनी कागज की नाव में कागज के भोजन बनाने शुरू कर दिए। झुमरी जैसे ही कागज के भोजन बनाती तो वो असली के भोजन में बदल जाते। बसंत, अरे वाह झुमरी, ये कैसे संभव हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बदल जा रहे हैं? झुमरी, तुम्हें याद नहीं, यह जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे क्या कहा था, तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज के भोजन बनाना शुरू करूँगी तो वे असली भोजन बन जाएगा। अनीता, ईश्वर ने ही हमारी मदद की है। झुमरी, देखो ना, इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह गांव में सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ महीने बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। दोस्तों, ये गांव की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।